वहीं जब इन हालातों पर सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार अक्सर क्लाइमेट चेंज को एक रेडीमेड जवाब की तरह इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, अरावली की कहानी किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ना ही ये कहानी किसी अचानक हुई तबाही की है। ये कहानी उस धीरे धीरे हुई बर्बादी की है जिसे हर किसी ने देखा लेकिन किसी ने रोकने की जिम्मेदारी नहीं ली। तो अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं थी, बल्कि नॉर्थ इंडिया की पूरी जिंदगी का एक नेचुरल सिस्टम थी, जो पानी, मौसम और जमीन के बीच बैलेंस बनाए रखती थी। हजारों सालों तक अरावली ने बिना किसी सरकार, बिना किसी मंत्रालय और बिना किसी बजट के वो काम किया जिसे आज हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो अरावली बारिश के पानी को यूं ही नहीं बह जाने देती थी। वो पानी को रोकती थी, उसे जमीन के अंदर जाने का वक्त देती थी ताकि कुएं, हैंडपंप और बोरवेल जिंदा रह सके। यही वजह है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके आज रहने के लायक बने हैं, वरना ज्योग्राफी के हिसाब से ये जगहें कब की सूखी और झुलस चुकी होती। तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं था, वो एक नेचुरल शील्ड थी, गर्मी के खिलाफ, रेगिस्तान के खिलाफ और पानी की कमी के खिलाफ। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें, बिल्डिंग और प्रोजेक्ट रह गया, वैसे वैसे अरावली को एक लिविंग सिस्टम नहीं बल्कि जमीन का टुकड़ा मान लिया गया। तो कागजों में कहा गया कि अरावली कंजर्वेशन में है, लेकिन जमीन पर यही अरावली अलग अलग नामों से काटी जाती है। कहीं उसे रेवेन्यू लैंड कहा गया, कहीं नॉन फॉरेस्ट एरिया, ताकि इन्वायरमेंटल लॉज रास्ते में ना आए। तो यही वो जगह है जहां समस्या शुरू नहीं होती बल्कि जानबूझकर पैदा की जाती है। तो बात करते हैं साल 2002 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अरावली क्षेत्र में अनकंट्रोल्ड माइनिंग पर्यावरण और पानी के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिर इसके बाद सन 2009 और 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यही दोहराया कि अरावली में किसी भी तरह की माइनिंग या लैंड लेवलिंग से पहले पर्यावरणीय असर को गंभीरता से देखना बहुत जरूरी है। कानून लिखे गए, आदेश दिए गए, लेकिन जमीन पर इनका मतलब सिर्फ इतना रह गया कि फाइलें थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई। तो हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो हुआ वो इसी सिस्टम की सच्चाई दिखाता है। 2010 से 2020 के बीच यहाँ के लोकल लोगों ने बार बार शिकायत की कि रात में पहाड़ियों के बीच में ब्लास्टिंग होती है और सुबह तक ट्रक पत्थर लेकर निकल जाते हैं। और 2014 की सीएजी रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि माइनिंग रूल्स का बड़े पैमाने पर वायलेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद ना तो किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई, ना ही माइनिंग को पूरी तरह रोका गया। अक्सर ये कहकर मामला खत्म कर दिया गया कि ये माइनिंग नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए लैंड प्रिपरेशन है, जबकि हकीकत ये थी कि पहाड़ धीरे धीरे गायब हो रहे। वहीं राजस्थान के अलवर और दौसा जिलों में भी कहानी अलग अलग नहीं रही। 2017 से 2019 के बीच यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल हर साल करीब 1 से 1.5 मीटर नीचे गया। जिन इलाकों में पहले बारिश के बाद पानी टिकता था, वहां अब पानी सीधे बह जाता है क्योंकि इसे रोकने वाली पहाड़ियां ही काट दी गई। तो जब गाँव में पानी की समस्या बढ़ी तो इसे सूखा कहकर टाल दिया गया, जैसे ये सब अचानक आसमान से गिरा हो, न कि सालों की पॉलिसी फेलियर का नतीजा। वहीं दिल्ली और एनसीआर में अरावली का असर साफ दिखाई देने लगा है। 2010 के बाद एक्सट्रीम डेज बढ़े हैं, ग्राउंड वाटर कई इलाकों में क्रिटिकल से ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में पहुंच चुका है और शहर अब टैंकर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो ये सिर्फ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हमने अपनी लोकल इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को खुद कमजोर किया है। तो जब आप एक नेचुरल शील्ड हटा देते हैं तो शहर खुले मैदान में खड़ा रह जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज सच है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने अरावली को काटने की परमिशन नहीं दी, ना ही माइनिंग के फाइल्स पर साइन किए हैं। तो ये फैसले इंसानों ने लिए हैं, सिस्टम ने लिए हैं और बार बार लिए, ये जानते हुए कि इसका असर आज नहीं लेकिन आने वाले सालों में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा।